हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेड फरवरी 2026 पेपर 2 साइंस की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। आज की हमारी मैराथन क्लास 18 है। इसके पहले 17 मैराथन क्लास डली जा चुकी हैं और 2 मैराथन क्लास, एक है सिर्फ केमिस्ट्री बस की और एक है बस फिजिक्स बस की। जिसमें केमिस्ट्री वाले मैराथन क्लास में ये महा मैराथन क्लास है। इसमें केमिस्ट्री का आपके सीटेड के सिलेबस में केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है, जितने भी टॉपिक मेंशन है, सभी टॉपिक को कवर किया गया है एक ही क्लास में। और ये जो फिजिक्स वाली क्लास है, यहाँ पे फिजिक्स का सीटेड के सिलेबस में जो भी फिजिक्स का टॉपिक मेंशन है उसको कंप्लीट किया गया है। तो ये 2 महामैराथन क्लास आप जरूर जाके देखिएगा। इससे आपका केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और इससे फिजिक्स में जो भी आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा ये मैराथन क्लास आपकी चली रही है जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ों की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जैसे कि प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे बताया जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी भी कवर हो रही है, थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी के प्रश्न और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये मैराथन क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको जरूर जुड़िएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलाशयों में फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि से जल प्रस्फुटन हो जाता है। दूसरा बी ऑप्शन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैव या जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मतलब क्या होता है? BOD की यहाँ पे बात कर रहा। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं। तो पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जलाशय में फॉस्फेट और नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा होती है ना, इससे क्या होता है, एल्गी की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और एल्गी की हद से ज़्यादा वृद्धि होने से इसको क्या बोलते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है, जिसको जल प्रस्फुटन बोला जाता है। या फिर इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इस प्रक्रिया को बोला जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा कथन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मांग होती है उसको क्या बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन, जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD शॉर्ट में बोला जाता है। जो BOD होता है ना, ये जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, सूचक होता है। ये जल प्रदूषण के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, पहला कथन भी, दूसरा कथन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो वर्ड आए, क्या क्या आया, एक आया यूट्रोफिकेशन यानी जल प्रस्फुटन और दूसरा है BOD। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो जब भी जो भी जलाशय होते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है तो वहाँ पे फॉस्फेट नाइट्रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब फॉस्फेट नाइट्रेट बढ़ेंगे तो वहाँ पे एल्गी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब एल्गी की मात्रा बढ़ेगी तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो भी जलीय जीव होते हैं वो जलीय जीव क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, जलीय जीव मरने लगते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। अब आ जाते हैं BOD पे। ये BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए, पानी में मौजूद जो भी कार्बनिक गंदगी होती है, जो भी कार्बनिक गंदगी होती है, इस गंदगी को सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाने के लिए एक ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। उसी को ही क्या बोलते हैं, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। यानी पानी में जो भी कार्बनिक गंदगी मौजूद है, कार्बनिक अपशिष्ट मौजूद हैं, उनको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़ाते हैं। अब सड़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके साथ साथ एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं COD। COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है ये, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि पानी में कुल कुल मतलब क्या, चाहे वो जैविक गंदगी मौजूद हो और चाहे अजैविक गंदगी मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे जैविक और अजैविक दोनों की बात कर रहा। तो पानी में चाहे जैविक गंदगी मौजूद हो चाहे अजैविक गंदगी मौजूद हो, तो इसको केमिकली तरीके से, रासायनिक तरीके से साफ करने के लिए
जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें क्या है, कार्बनिक गंदगी को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यहाँ पे चाहे जैविक गंदगी हो चाहे अजैविक गंदगी हो, उसको साफ करने के लिए रासायनिक तरीके से, ठीक है, ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूट्रोफिकेशन टर्म क्लियर हो गया, BOD क्लियर हो गया, COD क्लियर हो गया, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिक मात्रा में फ्लोराइड से युक्त जल से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। बी है, पेयजल में पारा यानी Hg के मर्क्यूरी के अधिक होने के कारण मिनी माता रोग उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधिक मात्रा में अगर फ्लोराइड से युक्त जल हो, मतलब जल में अगर अधिक मात्रा में फ्लोराइड प्रेजेंट हो तो उससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कथन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब फ्लोरोसिस होता क्या है, तो इसमें अधिक मात्रा में फ्लोराइड इकट्ठा हो जाता है। अब इससे प्रभाव किस में पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है दांत में और बोन में, हड्डियों में इसमें प्रभाव पड़ जाता है। दांत पे क्या होते हैं, दांत पे पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और हड्डियों में, बोन में क्या होता है, दर्द होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको फ्लोरोसिस रोग कहा जाता है। अब दूसरे कथन पे आ जाते हैं। पेयजल में पारा के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। Hg के कारण, मर्क्यूरी के कारण ही मिनी माता रोग हो जाता है। अब पानी में या फिर जो लोग मछली खाते हैं, अगर उसमें Hg की मात्रा, मर्क्यूरी की मात्रा अधिक है तो मिनी माता रोग हो जाएगा। अब जो मिनी माता रोग होता है ना, ये प्रभाव किस पे डालता है, तो मिनी माता रोग ये तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है। किसमें, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालता है। लक्षण क्या होते हैं, इसमें लक्षण होते हैं कि हल्की सी इसमें क्या होती है, झंझनाहट होती है। क्या होती है, झंझनाहट होती है। बोलने में परेशानी देखने को मिलती है, देखने में परेशानी मिलती है। ठीक है, तो बोलने और देखने में परेशानी होती है, झंझनाहट होती है, ये मिनी माता रोग के लक्षण हो जाते हैं। तो दोनों कथन पे बिल्कुल करेक्ट हैं। और फ्लोरोसिस क्या होता है और मिनी माता रोग क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? ये आपका सेटेड जैन 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि यह तड़ित यानी जो बिजली होती है, बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। तड़ित चालक की बात हो रही। यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहाँ कोई इमारत ना हो। यह बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को या भूमि में संवहित कर देता है। यह बिजली को विद्युत शक्ति को एकत्र कर देता है। ये बिजली की जो विद्युत शक्ति होती है उसको क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। बताइए, तड़ित चालक का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी भी इमारत में तड़ित चालक इसलिए लगाया जाता है। देखिए, इसको शॉर्ट टर्म में आप कारण समझिए। देखिए, जो आकाश की बिजली होती है, ठीक है, आकाशीय जो बिजली होती है, इसमें बहुत अधिक धारा होती है। क्या होती है, इसमें धारा की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो तड़ित चालक यानी जो ऐसे ये लगाया जाता है, तड़ित चालक क्या करता है, धारा को कम प्रतिरोध वाले सुरक्षित एक मार्ग प्रदान करता है। अब देखिए, प्रतिरोध कम होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्या होगा, प्रतिरोध अगर कम होगा तो धारा सरासर सरासर ये मार्ग में जाके, और जहाँ पे वो तड़ित चालक भेजना चाहता है धारा को, वहाँ पे ले जाके कैद कर देगा। मान लेते हैं ये क्या है, एक लाइटनिंग कंडक्टर है, यानी तड़ित चालक है। क्या है, तड़ित चालक है। अब ये क्या करना चाहता है कि जो बिजली आई है इसमें बहुत ज़्यादा धारा है, ठीक है, इस धारा को हमको एक जगह पे ले जाके कैद करना है। तो ये क्या करेगा, इसको इतना बढ़िया साफ सुथरा रास्ता प्रदान करेगा कि धारा को लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया रास्ता है, हम इसी रास्ते पे चलते हैं। तो क्या होगा, एक प्रतिरोध रहित यानी बहुत कम प्रतिरोध वाला एक रास्ता प्रदान करता है। तो धारा उसी रास्ते में जाके, जहाँ तड़ित चालक चाहता है कि धारा इकट्ठा हो जाए, वहीं पे जाके जहाँ चाहता है, मतलब कि इससे मतलब क्या है, जहाँ चाहता है मतलब भूमि, वो चाहता है कि भूमि में जाके धारा इकट्ठा हो जाए, तो सीधे ले जाके उसको पृथ्वी पे, भूमि पे पहुंचा देता है। इससे जो इमारत है, इमारत के उपकरण हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सब सेफ रहते हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को या भूमि में संवहित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी बिंब में प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः ढंग से विसरित होकर क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? ये आपका प्रश्न है जो कि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया था। या आभासी और आवर्धित होगा, ये कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, या आभासी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और आवर्धित होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जब किसी बिंब की प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है समतल दर्पण की। किसकी बात कर रहा है? समतल दर्पण की बात कर रहा है कि जब कोई जो किरण है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण के पर गिरती है तो पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाती है और परावर्तित हो जाती है। तो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब है, उसकी प्रकृति कैसे होती है? तो जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण में हमेशा समान साइज की प्रतिबिंब बनती है। ये मान लीजिए 2 फीट का कोई व्यक्ति है, तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी कैसे बनेगी? 2 फीट की ही बनेगी, समान साइज की बनेगी, समान दूरी पर बनती है। मान लीजिए ये 2 मीटर दूरी पर है दर्पण से, तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी कैसे बनेगी? 2 मीटर दूरी पर ही बनेगी। ठीक है, तो समान साइज की बनती है, समान दूरी पर बनती है। अब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनती है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी होती है। ठीक है, और ये क्या है? लटरली इन्वर्टेड होती है, यानी लेफ्ट का ये राइट कर देती है और राइट का लेफ्ट कर देती है, बाकी वैसे उल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यह प्रतिबिंब आभासी होगी, समान साइज की होगी। ठीक है, यहाँ पे समतल दर्पण की बात की थी, इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी, समान दूरी पे, समान साइज के, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, यानी विद्युत के खराब चालक हैं? ये भी आपका सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोंटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका। यहाँ पे आपको बताना है सबसे खराब चालक विद्युत का कौन सा है। तो देखिए, जो शैम्पू होता है, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। लवण विलयन, यानी जो नमक वाला सॉल्ट वाले पानी होता है, या फिर जो लवण होता है, या फिर अम्ल की बात करें, लवण और अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे चालक माने जाते हैं। ठीक है, कोई भी लवण है, कोई विलयन है, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और क्या है, अगर कहीं पे भी लवण आ गया, अम्ल आ गया, तो उनको हम अच्छा चालक मानेंगे। उसके बाद हाँ, डिस्टिल्ड वाटर यानी जो आसुत जल होता है, ये विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। इसमें विद्युत बिल्कुल भी चालन नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे नीचे फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो लवण विलयन है, नींबू का रस है। देखिए, ये तो लवण हो गया, ये अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया, तो ये तो विद्युत का अच्छा चालक होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर ये पूछा होता कि इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन होगा, तो शायद यही आंसर होता। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत, क्योंकि ये क्या है? विद्युत के अच्छे चालक हैं। क्या हैं? अच्छे चालक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टोंटी का जल, जो नॉर्मल वाटर होता है, ये विद्युत का चालक होता है। जबकि शैम्पू और शहद, अगर शैम्पू और शहद की बात करें, तो शैम्पू और शहद अच्छे चालक नहीं होते, ये नहीं है चालक। पर जो टोंटी का जल है, नॉर्मल वाटर होता है, ये चालक होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें क्या पूछा? पूरा समुच्चय विद्युत का चालक नहीं है। अब चीनी का विलयन, सिरका, अब देखिए यहाँ पे सिरका और नींबू का रस आ गया, अम्ल आ गया ना, तो ये विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए शैम्पू है, विद्युत का चालन नहीं करता। वनस्पति तेल, ये भी विद्युत का चालन नहीं करता। तेल कोई सा भी है, विद्युत का चालन नहीं करता। और आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ये भी विद्युत का चालन नहीं करता। यानी तीनों जो है, ये विद्युत के खराब चालक हैं, इसीलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या फिर प्रक्रियाएं क्षण चुंबकीय विशेषता को नष्ट नहीं करती, खराब नहीं करती? ठीक है, 2 टुकड़ों में काटना, तापन, पीटना, सील करना। कूट क्या दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ए, बी और सी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है केवल ए, और चौथा है बी और सी। यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे चुंबक का जो चुंबकीय प्रकृति होती है ना, अट्रैक्ट करने की, वो नष्ट नहीं होती। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 टुकड़ों में काटना। अब चुंबक को चाहे आप कितना, इतना बड़ा चुंबक है ना, आप चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दीजिए, उसका चुंबकीय गुण कभी भी समाप्त नहीं होता, ना ही वो फिर से 2 पोल बना लेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लेगा, और फिर से एक कंप्लीट चुंबक की भांति कार्य करेगा। भले ही उसकी क्या है, एक मतलब बल जो है वो कम हो जाए, पर वो उसका चुंबकीय प्रकृति नहीं नष्ट होती। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो नहीं होगा आंसर। तापन,
तापन मतलब क्या है, किसी हीट देना। चुंबक को जब भी हीट दिया जाता है, जब भी उसका ताप दिया जाता है, तो जो उसका डोमेन है ना, डोमेन उसका क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसका डोमेन क्या होता है, बिगड़ जाता है, जिससे कि चुंबकत्व नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटना, अगर किसी चुंबक को हम हैमरिंग करते हैं या फिर उसको पीटते हैं तो क्या होती है, उससे भी उसकी डोमेन व्यवस्था टूट जाती है, डोमेन व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जिससे कि चुंबक का खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो बी और सी तो करेक्ट आ गए। सील करना, सील करना क्या है, किसी चुंबक को सील करना मतलब बंद करके उसका चुंबकीय विशेषता उसको नहीं नष्ट की जा सकती। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तीनों ऊष्मा संचरण की विधि दी हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो इनमें से किस में सभी में आवश्यकता होती है, ये तो पहले काट दीजिए। चालन, संवहन और विकिरण, इनमें से किस में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए किस में नहीं होती। तो देखिए जो चालन होती है ना, चालन मेनली ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की एक क्या है, विधि है। देखिए इसमें क्या होता है, पार्टिकल कण अपनी जगह से मूव नहीं करते। मान लीजिए ये कोई कील है, अब यहाँ पे इसको क्या दिया जाए, फ्लेम दिया जाए, इस कील को यहाँ से फ्लेम देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, पर क्या हो गया, इसके पार्टिकल इतने पास पास होते हैं सॉलिड के कि ये पार्टिकल अपने ही जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन करके अगले पार्टिकल को हीट का ट्रांसफर करते जाते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते जाते हैं, जिससे कील का दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को चालन बोलते हैं। तो देखिए चालन विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए ठोस माध्यम का होना जरूरी है, तो इसके लिए तो माध्यम आवश्यक है। अब जो संवहन होता है, संवहन मेनली किस में होता है, ये द्रव में होता है, और द्रव और गैस में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब संवहन विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये बकेट में पानी भरा है, अगर हम इसको नीचे से फ्लेम देते हैं तो क्या होगा, पहले नीचे वाले कण क्या होंगे, गर्म होंगे। जब नीचे वाले कण गर्म होंगे तो ये उठ के कहाँ जाते हैं, ऊपर, उठ के ऊपर जाते हैं, तो नीचे का स्थान क्या होता है, खाली हो जाता है। तो ऊपर वाले कण क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, इनका स्थान ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल मूव करते रहते हैं, पार्टिकल अपनी जगह से हटते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, जिससे कि पूरा लिक्विड है, पूरा द्रव क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी पूरे द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो संवहन विधि के लिए भी द्रव या फिर गैस माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण विधि ऐसी है, विकिरण विधि के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी हो सकता है, ठीक है, निर्वात में भी हो सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो गर्मी है, सूर्य का प्रकाश है, ये कहाँ पे आना, पृथ्वी पर आना, पृथ्वी पर आना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये विकिरण विधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है। एक क्या करता है, आवास देता है, जल देता है और पोषक तत्व देता है, जबकि दूसरा क्या करता है, भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उतारा गया प्रश्न है, और ये आपका सीटेट जुलाई 2012 में आया हुआ भी प्रश्न है। क्या कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट है स्वपोषण, परजीविता, विषम पोषण या फिर सहजीवी। तो एक एक करके देखिए, स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, तो जब कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु, कुछ भी चीज़ है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं क्या करें, अपना भोजन का निर्माण करें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव में कौन से आ जाते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, यानी एल्गी आ जाएंगे। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, तो स्वपोषी हो गए। परजीविता मतलब जो जीवित रहने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। अब विषम पोषण क्या होते हैं, विषम पोषण जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। विषम पोषण क्या है, भोजन के लिए, भोजन के लिए क्या हो, डिपेंड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, यानी क्या हो, दूसरे पे भोजन के लिए डिपेंड है, विषमपोषी कहलाता है। अब विषमपोषी के एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा विषमपोषी में, गाय आ जाएगी, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या होते हैं कि जब दो जीव हैं, दो जीव
दो जीव एक साथ रहते हैं, ठीक है, दो जीव एक साथ रहेंगे और एक साथ रहने के अलावा ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यानी पहला जीव है, ये दूसरा जीव है, ये इसको बेनिफिट दे रहा और ये इसको बेनिफिट दे रहा, तो इसको ही क्या बोलते हैं, सहजीवता बोलते हैं। और यही तो प्रश्न में पूछा है कि एक वाला, पहला वाला क्या करता है, आवास देता है, जल पोषक तत्व देता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा भोजन बनाता है। अब ये जो सहजीवता दिखाई गई है, किसकी दिखाई गई है, ये दिखाई गई है एल्गी और फंगस की। तो जिसमें शैवाल क्या करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है, वहीं पे जो फंगस होता है ये क्या करता है, छाया देगा। छाया के अलावा जमीन से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, जल और आवास उसके रहने के लिए जगह प्रदान करता है। और दोनों सहजीविता के साथ 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 जीवन यापन करते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सहजीवी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक ग्रंथि से ग्रस्त है, व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही। यानी किसी व्यक्ति को ग्वाइटर नामक रोग है, अब उसकी कौन सी ग्रंथि कार्य नहीं कर रही है, एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या फिर थायराइड। तो देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन कौन से निकलता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और ये कब निकलता है, जब भी आपातकालीन स्थिति हो, तनाव हो या आपातकाल की स्थिति हो, उस स्थिति में एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है, आपातकालीन स्थिति के लिए शरीर को तैयार रखता है। अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज है, इससे 2-3 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन, इंसुलिन है, और दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, और तीसरा क्या है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन, एक मिनट, सोमैटोस्टैटिन, ये 3 हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि का काम, इन तीनों हार्मोन का मेन काम क्या है कि जो ब्लड शुगर है ना, ब्लड शुगर को क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो ये अग्नाशय ग्रंथि का काम हो गया। तीसरा है पीयूष ग्रंथि, ये क्या करती है, पीयूष ग्रंथि से तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, एसटीएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जितने भी हार्मोन हैं ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पर पीयूष ग्रंथि क्या करती है, दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। अब थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक यानी चयापचय क्रिया होती हैं, चयापचय क्रिया को नियंत्रित करता है और वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, ग्रोथ को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन रोग पे। यहाँ पे रोग पूछा है कि ग्वाइटर नामक रोग किस ग्रंथि से मतलब क्या बोलते हैं, रिलेट करता है। ठीक है, किस ग्रंथि से रिलेट करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा रोग हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से एडिशन रोग हो जाता है। कौन सा, एडिशन रोग, ये एड्रिनल ग्रंथि में होने वाला रोग है। और इससे पैंक्रियाज में इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह है। कौन सा हो जाता है, मधुमेह। पीयूष ग्रंथि का तो मेन जो है कौन सा, बौनापन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बौनापन रोग, जो कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा ग्वाइटर। कौन सा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, घेंघा रोग बोला जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ग्वाइटर रोग से एक व्यक्ति ग्रसित है तो उसकी कौन सी ग्रंथि काम नहीं कर रही, तो कौन सी ग्रंथि काम नहीं कर रही है, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में कथन का चयन कीजिए। यानी शंकु और शलाका कोशिका जो मानव नेत्र में होती हैं वो किससे संबंधित है, उसके विषय में सत्य कथन को आपको चुनना है। ठीक है, पहला है शंकु मध्य प्रकाश के लिए सुग्राही है, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, ये शलाकाएं रंगों को, वर्णों को की अनुभूति कर सकती हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका होती है शंकु कोशिका जिसको कौन सेल बोलते हैं, एक होती है शलाका कोशिका जिसको रॉड सेल बोला जाता है। तो जो कौन सेल होती है ना, ये क्या करती है, रंग को पहचानने का काम करती है, यानी रंग देखने में। और खासकर जो शंकु कोशिका होती हैं ये किसके लिए, तेज प्रकाश के लिए उपयोगी होती हैं। किसके लिए, तेज प्रकाश, तेज रोशनी के लिए उपयोगी होती हैं। पाई कहाँ पे जाती हैं, तो पाई तो दोनों रेटिना में पाई जाती हैं। इसकी संख्या क्या होती है, थोड़ा कम होती है और ये दिन के समय शंकु कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, यानी दिन के समय ये काम करती हैं। वहीं पे आ जाते हैं शलाका कोशिका। शलाका कोशिका
कोशिका कम रोशनी के लिए क्या है, उपयोगी होती है, यानी रात को देखने में मदद करती है। और ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी रेटिना में पाई जाती है। इनकी संख्या थोड़ी अधिक होती है एज कम्पेयर टू शंकु कोशिका में, और ये रात में देखने में मदद करती है। ठीक है, ये जैसे ये रंग दिखाती है, ये सिर्फ ब्लैक और वाइट दिखाने का काम करती है, ब्लैक और वाइट दिखाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला शंकु कोशिका मंद प्रकाश के लिए नहीं, कम रोशनी के लिए शलाका होती है, गलत। शलाका कोशिका तीव्र प्रकाश के लिए नहीं, तीव्र प्रकाश के लिए शंकु कोशिका होती है, गलत। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, बिल्कुल करेक्ट है। जो शंकु कोशिका है ये तीव्र प्रकाश के लिए है। यहाँ पे बोला शलाकाएं वर्णों रंग नहीं, रंग कौन दिखाता है, शंकु कोशिका दिखाती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस में कौन सा सिरा विन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास तथा तंतुमय मूल, जालिकावत सिरा विन्यास तथा मूसला मूल, समांतर सिरा विन्यास तथा मूसला मूल, जालिकावत सिरा विन्यास तथा तंतुमय मूल। बांस में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है। तो 2 सिरा विन्यास होती हैं, एक होता है समांतर सिरा विन्यास जो कि एक दूसरे के ऐसे, जिसमें मेन सिरा बीच में होती हैं, और ये सिराएं जो अशाखित होती हैं ये शाखे के रूप में एकदम समांतर एक दूसरे की तरफ जाती हैं। और एक होता है जालिकावत सिरा विन्यास जहाँ पे जाली संरचना क्या करती हैं, सिराएं निर्माण करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पत्ती का जालिकावत सिरा विन्यास। अब आ जाते हैं कि जो बांस है, बांस में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है। तो देखिए बांस जो पौधा होता है, बांस क्या है, एक बीजपत्री, क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट यानी एक बीजपत्री प्लांट होता है। इसकी पत्तियां लंबी होती हैं, और अगर आप इनके सिराओं को ध्यान में देखिए तो बांस में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, बिल्कुल समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, और बांस की जो मूल होते हैं यानी जड़ होती हैं, कैसे होते हैं, जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। जो तंतुमय जड़ होता है इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये क्या होता है, एक रेशे के जैसे होता है। ये क्या है कि कहीं तने से ही ये जड़ आके मिट्टी को पकड़ लेती हैं, कहीं से भी, जैसे घास फूस है, देखिए ये तना है, यहीं से ये जड़ उग गई, बिल्कुल ऐसे धागे के समान ये जड़ होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। अब मूसला जड़ क्या होती है, इसमें एक मेन जड़ होती है मोटी सी, फिर इससे छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़, टैप रूट बोला जाता है। तो अब जो बांस होता है, बांस में आपने देखा होगा कि ऊपर से ही ऐसे रूट निकले रहते हैं तने से ही, तो वो कैसे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। यानी बांस में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, और तंतुमय रूमूल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पुष्प ना होकर पुष्पों का समूह होता है। गुलाब, धतूरा, गुड़हल या फिर सूरजमुखी। ये भी आपका सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए गुलाब एक फूल होता है, सिंगल फूल होता है, ऐसे धतूरा भी और गुड़हल भी। लेकिन जो सूरजमुखी होता है ना, ये दिखता एक बड़े फूल जैसा है, पर ये एक फूल नहीं होता है, कई फूलों का क्या होता है, समूह होता है। वास्तव में ये एक फूल नहीं होता है। देखिए इसके केंद्रीय भाग में क्या है, छोटे 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 बीज जैसी संरचना पाई जाती है ना, काली 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 काली, ये पूरा सघन रूप होता है। तो ये एक अलग पार्ट होता है, और एक ये बाहरी पार्ट होता है जहाँ पे क्या है कि पत्ती फूलों जैसे येलो कलर के देखिए जो पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं बाहरी पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे जो समूह होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटुलम बोला जाता है, या हेड इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। तो जो सूरजमुखी होता है ये एक सिंगल फूल नहीं होता है, फूलों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीमा ने अपने दोस्त को बताया कि भिंडी फल है। उसके दोस्त सहना उसके इस बात पर नहीं मानी और बोलती है कि निम्न में, मतलब इस बात पे नहीं मानी, बोली कि भिंडी एक सब्जी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भी आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भिंडी में बीज होते हैं अतः यह फल है, भिंडी में बीज होते हैं अतः यह सब्जी है, भिंडी एक सब्जी है अतः यह फल नहीं हो सकती है, भिंडी को पकाकर खाते हैं अतः यह सब्जी है। देखिए इसको ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। यहाँ पे क्या है, भिंडी को पकाकर खाते हैं, हम खाने के तरीके से तो नहीं बता सकते कि ये सब्जी है कि फल है। भिंडी एक सब्जी है अतः यह फल नहीं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि भिंडी एक सब्जी है इसलिए ये फल नहीं हो सकता है। ठीक है, भिंडी में बीज होते हैं अतः यह सब्जी है, ये भिंडी में बीज होते हैं तो यह फल है। तो सीटेड में ऐसा आंसर माना गया है कि भिंडी में बीज होते हैं इसलिए क्या है, ये फल है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपमार्जक रासायनिक रूप से किससे मिलकर बने होते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से, केरोसिन से, साबुन से या फिर ऑक्सैलिक अम्ल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपमार्जक ऑक्सैलिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ के शरीर से त्वचा की पतली परत के साथ फ्लीज का पृथक्करण क्या कहलाता है। ठीक है, वूल यील्डिंग, रियरिंग, सियरिंग या फिर ग्रोइंग, क्या कहलाता है। तो देखिए रियरिंग क्या होता है, भेड़ों को पालना,
ठीक है। भेड़ों को पालना ये क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। और सीयरिंग क्या कहलाता है? त्वचा की, भेड़ों की शरीर के त्वचा की पतली परत के साथ फ्लीज का पृथक्करण क्या कहलाता है? सीयरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्यामू एक किसान है जिसके खेत की मिट्टी काली है एवं जो मौसम कैसा है? गर्म है। वह अपने खेत में किस प्रकार के रेशे प्रदान करने वाले पौधों को उगा सकता है? यानी श्यामू एक किसान है, उसके जो खेत की मिट्टी है काली है, मौसम कैसा है? गर्म है। अब वो कौन सा पौधा उगाए? जूट उगाए, कॉटन उगाए, कोकोनट उगाए या फिर ऊन उगाए? तो देखिए, जो जूट होता है, जूट के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? जो मृदा है, या मिट्टी कैसी चाहिए? नम मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? नम मिट्टी चाहिए। अब वो गर्म मौसम वाले स्थान में तो हो नहीं सकता, नमी युक्त वाली दलदली जमीन चाहिए। कैसी जमीन चाहिए? दलदली। दलदली जमीन जूट के लिए चाहिए होती है। अगर मिट्टी काली है, मौसम ज़्यादा गर्म है, तो मुश्किल है कि वहाँ पे जूट उग पाएगा। ठीक है, आ जाते हैं कॉटन पे। कॉटन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? कॉटन के लिए काली मिट्टी चाहिए। और स्थान कैसा होना चाहिए? वहाँ का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। यानी कॉटन शुष्क और गर्म मौसम को पसंद करता है, वहाँ पे कॉटन की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी होगी। तो ये क्या है? इस स्टेटमेंट के साथ करेक्ट बैठता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोकोनट की। तो नारियल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? एक तो रेतीली मिट्टी चाहिए, रेतीली के अलावा कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट वाली मिट्टी और नमी युक्त वाली मिट्टी होनी चाहिए नारियल के लिए। तो गर्म और काली मिट्टी तो इसको नहीं सह पाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर तो मिल गया, क्या होगा? कॉटन। और बाकी ऊन किसी पौधे से नहीं प्राप्त किया जाता, ये क्या है? जो भीड़ होती हैं उसके खाल से प्राप्त किया जाता है, उनके बाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहे कुछ हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने सिर्फ प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, प्रश्न के साथ हर एक प्रश्न से 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़ते चले हैं। यानी एक प्रश्न से हम 3 से 4 प्रश्न पढ़ते चल रहे हैं। तो लगभग एक क्लास में आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में हम लगभग 50 से 60 प्रश्नों को कवर करते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कम टाइम है, तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्लास बिल्कुल आपके एग्जाम, सीटेट एग्जाम के लेवल के प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।